हाँ तो बच्चे अपन आ गए वापस से पार्ट सेकंड में, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। पहले थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा लें, देखें आवाज़ बढ़ेली कि नहीं बढ़ेली। चलो बढ़ गई आवाज़। तो ये टॉपिक वहीं से कंटिन्यू हो रहा है जहाँ से ख़त्म हुआ था। बेटा बाजी वहीं से शुरू होती है जहाँ ख़त्म होती है। टॉपिक को देखते हैं अपन अपनी बहुत प्यारी सी आवाज़ में। इंडस्ट्रीज वर फ्यू इन नंबर, सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को वर द प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरिया। इंडस्ट्रीज बहुत कम थी फ्रांस में, सिर्फ दो ही एरिया थे झांकी, बिल्कुल दो ही थे। मतलब वहाँ पे सलमान खान और शाहरुख खान, मतलब ऐसी दो जगह थी जहाँ पे इंडस्ट्रीज थी, सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को। रशिया में कौन सी दो जगह थी जहाँ पे इंडस्ट्रीज थी? सर ये सलमान खान और शाहरुख खान, यानी सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को वाले एरिया थे जहाँ पे इंडस्ट्रीज थी। 1890, 1890s की बात है। मैनी फैक्ट्रीज वर सेटअप व्हेन द रशियन रेलवे नेटवर्क वाज एक्सटेंडेड। 1890s में बहुत सारी फैक्ट्री बनना शुरू हुई क्योंकि वहाँ रेलवे आ गया था। धड़क 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 धड़क, मतलब पता नहीं रेलवे आने से फैक्ट्री कैसे बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई होगी भाई। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री इंक्रीज, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाहर से लोग पैसा लगा रहे थे बहुत ज़्यादा हमारे इंडिया में। नहीं रशिया की बात, सॉरी मैं गलती से ऐसे बह गया अपने अरमानों में, इंडिया की बात आ गई। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जब बाहर के देश दूसरे देश में पैसा लगाते हैं, जैसे अमेरिका इंडिया में लगाए तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, उसी तरह रशिया में बाहर के देश पैसा लगाने लग गए थे, यानी रशिया की तो बल्ले बल्ले हो गई थी। कोल प्रोडक्शन डबल, ओए होए कोयला डबल हो गया। आयरन स्टील आउटपुट क्वाड्रपल, आयरन और स्टील चार गुना हो गया, कोल दो गुना, आयरन और स्टील चार गुना। खुशियां ही खुशियां बहन के सगो। गवर्नमेंट सुपरवाइज लार्ज फैक्ट्रीज फॉर इंश्योरिंग मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क। गवर्नमेंट उंगली करती थी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, मतलब सुपरवाइज देख रेख करती थी, देखती थी कि वर्कर्स को है ना मिनिमम वेजेस, मतलब कम से कम इतना तो पैसा मिल रहा है ना। मिनिमम वेजेस यानी कि कम से कम पैसा मिल रहा है, मतलब मिनिमम वेजेस का मतलब है इतना तो मिले ही सही, इससे कम दिया तो हम तुम्हें देख लेंगे। एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क, और ऐसा नहीं कि वर्कर से 12-13 घंटे काम करा रहे हो, इज्जत से कम काम, मतलब इतना काम करो जितनी ज़रूरत हो। मतलब ऐसे 8-9 घंटे ठीक है, ऐसे नहीं 10 घंटे के ऊपर। भाई उनके भी घर परिवार है, तो गवर्नमेंट ये चीज़ देखती थी कि उनको इतना पैसा मिले और उनके घंटे ज़्यादा ना हो। नहीं तो यार इतने घंटे कैसे करोगे। द वर्किंग आवर फॉर द क्राफ्ट यूनिट एंड स्मॉल वर्कशॉप फॉर वॉज 15 आवर। अच्छा, क्राफ्ट यूनिट यानी जहाँ छोटे मोटे सामान बनते हैं, स्मॉल वर्कशॉप मतलब जहाँ छोटे मोटे सामान बनते हैं, नहीं वही कहते हैं क्राफ्ट यूनिट और वर्कशॉप। यहाँ पे वर्किंग आवर थे 15 घंटे और फैक्ट्री में थे 10 से 12 घंटे। नहीं भगवान, इंसान जिंदगी कब जिएगा। हम्म। और इसमें औरतें कितनी थी इन इंडस्ट्रीज में? वुमेन मेड अप टू 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर फोर्स बाय 1940, बट दे वर पेड बिटवीन हाफ एंड थ्री क्वार्टर्स ऑफ अ मैंस वेज। हाय 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 अल्लाह। औरत थी सिर्फ 31% इन फैक्ट्रीज में 1914 तक, पर उन्हें बहुत कम पैसा दिया जाता था। हाफ सैलरी या थ्री क्वार्टर। आई हाय सर, ये हाफ और थ्री क्वार्टर क्या है? हाफ मतलब तो ये है कि आदमी को अगर 100 रुपये मिलते हैं किसी काम के, तो औरत को मिलते हैं 50 रुपये। और थ्री क्वार्टर अगर आदमी को मिलते हैं 100 रुपये, तो औरत को मिलते हैं 75। मतलब दोनों केस में कमी मिल रही है, या तो 50 रुपये मिल रहे हैं या 75 रुपीज़, तो थ्री क्वार्टर होता है। तुम समझ गए, जैसे तुम्हें मिल रहे हैं 100 रुपये, मतलब लड़के हो तुम, अगर तुम्हें मिल रहे हैं किसी काम के 100 रुपये, मैं लड़की हूँ तो मुझे उस काम के मिल रहे हैं 50 रुपये। तुम्हें मिल रहे हैं किसी काम के 100 रुपये, मुझे मिल रहे हैं 75 रुपीज़, तो ये होता है हाफ और थ्री क्वार्टर। हाफ यानी आधा, थ्री क्वार्टर यानी 75 समथिंग। अब भाई साहब बुरा हो रहा था। वर्कर्स एसोसिएशन वर फॉर्म फॉर हेल्पिंग मेंबर्स इन टाइम्स ऑफ फाइनेंशियल हार्डशिप्स और अनएम्प्लॉयमेंट। वर्कर्स के ग्रुप बनने लग गए ताकि वर्कर्स मदद कर सकें एक दूसरे की बेरोजगारी के समय पे। यही तो होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। मतलब वर्कर एसोसिएशन यानी ग्रुप बनने लग गए वर्कर्स के, ताकि हम अपने लोगों की मदद करेंगे जब भी वो लोग बुरे समय से गुजरेंगे। 1896-97 में क्या हुआ? वर्कर स्ट्राइक हो गई। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ों की मिल में स्ट्राइक हो गई। फिर 1902 में मेटल इंडस्ट्री में स्ट्राइक हो गई। ध्यान रखना, दो स्ट्राइकें कब हुई थी, हड़ताल हो गई थी। सिचुएशन बहुत ज़्यादा बुरी थी, बहुत ज़्यादा। द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च ओन लार्ज प्रॉपर्टी। बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी किसके हाथ में थी? क्राउन यानी जो लोग बहुत बड़े लोग हैं, ऑर्थोडॉक्स चर्च यानी चर्च के लोग, उनके हाथ में बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी थी। मतलब कुल मिला के बड़ी प्रॉपर्टी बड़ी लोगों के हाथ में थी। दो दो पीजेंट्स डिसलाइक द नोबिलिटी। नोबिलिटी मतलब अमीर लोग, ये जो ऊपर है ना नोबिलिटी में ही आते हैं, मतलब जिसको अपन एक क्राउन और चर्च वाले लोग। तो पीजेंट इनसे नफरत करते थे, इनके पास ही क्यों लैंड है, हमारे पास क्यों नहीं है। नोबल्स गॉट देयर पावर एंड पोजीशन थ्रू देयर सर्विस टू द जार। नोबल, हाय 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 हाय, इन लोगों को इतनी पावर मिली कैसे? क्योंकि ये जार की चाटते थे। तो नोबल गॉट देयर पावर एंड पोजीशन थ्रू देयर है टू द जार। जार की चाटते थे तो जार बोलता था जा मुन्ना जा जी ले अपनी जिंदगी। 1902 से 5 के बीच क्या हुआ देखें। कुछ बुरा हुआ अच्छा हुआ देखते हैं। बुरा ही हुआ होगा तभी तो लिखा हुआ है, नहीं तो रेवोल्यूशन कहेगा। इन रशिया पीजेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ द नोबल टू बी गिवन टू देम।
रशिया में पीजन चाहते थे कि जो मतलब पीजन यानी किसान चाहते थे जो नोबल्स की ज़मीन है ना वो हमें मिल जाए। मतलब गरीब बड़े किसान चाहते थे अमीरों की ज़मीन हमें मिल जाए। तो गरीब बड़े किसान कौन? पीजेंट। अमीर लोग कौन? नोबल्स। उनकी ज़मीन हमें चाहिए। और फिर दे रिफ्यूज टू पे द रेंट। तो पीजन ने कह दिया हम रेंट यानी किराया नहीं देंगे ज़मीनों का, हमें चाहिए वो ज़मीनें ही चाहिए, हम तो किराया भी नहीं देंगे। एंड ऑल्सो मर्डर द लैंडलॉर्ड, और मर्डर भी कर दिया लैंडलॉर्ड का, मतलब ज़मीन के मकान मालिकों मतलब ज़मीन के मालिकों का मर्डर ही कर दिया। ले हटा सावन की गड़ा बत्ती बुझा निकल जा। इन 1902 दिस अकर्ड इन अ लार्ज स्केल इन साउथ रशिया। साउथ रशिया में तो धड़ल्ले से मर्डर हुए भाई साहब। बट लेटर इन 1905 सच इंसिडेंट स्प्रेड ऑल ओवर रशिया। 1902 में तो सिर्फ साउथ रशिया में थी ये बात, लेकिन 1905 में पूरे रशिया में फैल गई, साउथ ईस्ट हर जगह फैल गई। भाई साहब दंगे हो रहे थे, लोग नंगे हो रहे थे। Peasants in Russia pulled their land together periodically and their commune mir was divided according to the need of individual family। कुछ भी नहीं है भाई साहब। क्या होता है, सारी ज़मीनें मिला लेते हैं और सबको ज़मीनें बिकती हैं उनके फैमिली के हिसाब से कि तुम्हारी फैमिली में 4 लोग हैं तो 4 लोगों के हिसाब से ज़मीन। सिंपल सा बताता हूँ, सोचो सारे मकान मिल जाएं एक साथ। अब सबको मकान मिलेंगे पर इस पर निर्भर करता है कि आपके मकान में कितने लोगों की ज़रूरत। जैसे आपकी फैमिली में 3 लोग हैं तो 3 लोगों के हिसाब से ज़मीन मिल जाएगी। मेरे घर में 4 लोग हैं तो 4 लोगों के हिसाब से ज़मीन मिल जाएगी। तो ऐसा होता था रशिया में। पता नहीं पॉसिबल भी है नहीं, लिख दिया जाने लोगों ने, पर ठीक है अब लिखा है तो होगा ही सही। पीजेंट्स इन रशिया पुल्ड देयर लैंड, वो एक साथ अपना लैंड मिला लेते थे। मिलाएंगे क्या, मिला ही हुआ रहता था टुगेदर पीरियडिकली, समय समय पर। एंड कम्यूनर मीर, देयर कम्यूनर मीर यानी वो ज़मीन या प्रॉपर्टी डिवाइड हो जाती थी किस हिसाब से? फैमिलीज़ की नीड के अकॉर्डिंग। इस परिवार को इतनी ज़मीन की ज़रूरत, इस परिवार को इतनी ज़मीन की ज़रूरत। वह क्या बात है। सोशलिज्म इन रशिया। सोशलिज्म मतलब होता है कद्दू कटेगा सब में बटेगा, मतलब सबके लिए बराबरी बराबरी, इक्वल 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 इक्वल। बिफोर 1914 ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया। 1914 से पहले सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी बीजेपी है तो थी नहीं, खैर जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती थी वो सारी इलीगल होती थी, कोई पार्टी नहीं बना सकता था। हाँ ब्रेकअप पार्टी बना सकते हो, आज मैंने ब्रेकअप की पार्टी रख ली है, लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकता क्योंकि वहाँ पे जार ने अपना पिछवाड़ा टिका रखा था। 1898 द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वॉज फाउंडेड। हाय हाय, एक पार्टी बन गई 1914 से पहले, वो भी 1898 में, तब तो इलीगल थी। तो यानी ये छिप छिप के बनी थी रे। पार्टी का नाम कितना बड़ा है, याद कैसे करें? अरे यार गौरव सर है, ऐसे कैसे याद नहीं कराएंगे। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, रणवीर सिंह दीपिका वाली पार्टी। रणवीर सिंह दीपिका वाली पार्टी, देखो इसके इनिशियल लेटर, शुरुआत के लेटर देखो, रशियन यानी रणवीर, सोशल यानी सिंह, डेमोक्रेटिक यानी दीपिका, वर्कर्स यानी वाली और पार्टी। रणवीर सिंह दीपिका वाली पार्टी वॉज फाउंडेड विच ऑपरेटेड इलीगली ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसी। ये इलीगली काम कर रही थी क्योंकि गवर्नमेंट चाहती नहीं थी कोई पार्टी हो, तो ये अंदर ही अंदर सूमड़े में काम कर रही थी। इसने क्या किया, इट सेटअप न्यूज़पेपर, इसने न्यूज़पेपर निकाले, मोबिलाइज वर्कर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचा, एंड ऑर्गेनाइज स्ट्राइक और हड़ताल कराई। मतलब भाई साहब अंटे में बहुत संटाई कर रही थी ये बहुत। 1900 की बात है, एक्टिव सोशलिस्ट इन द कंट्री साइड फॉर्म द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, एक और पार्टी बन गई। एक्टिव सोशलिस्ट कौन होते हैं भाई साहब? जो चाहते हैं सब बराबरी चाहते हैं, बराबरी इक्वल इक्वल। इन्होंने भी कंट्री साइड यानी गांव वाले इलाकों में एक पार्टी बना दी, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। अब इस पार्टी के क्या मुद्दे थे? द पार्टी डिमांडेड फॉर पीजेंट्स राइट एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड फ्रॉम द नोबल टू द पीजेंट। इस पार्टी ने बोला कुछ भी नहीं, मतलब है ना, पीजेंट्स को हक दो यानी किसानों को हक दो, और हक दो मतलब पॉटी नहीं, हक दो मतलब उनके हक उनके अधिकार उन्हें दो, और जो लैंड है ना नोबल्स के वो पीजेंट्स को दे दो, ये चाहती थी ये पार्टी। लेनिन बिलीव दैट पीजेंट्स वर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप। लेनिन मानता था कि पीजेंट सारे मिले हुए नहीं है, क्योंकि कुछ जो पीजेंट यानी कुछ किसान है, कुछ पुअर है यानी गरीब है, कुछ रिच है, तो क्या करें। ड्यू टू दिस डिफ्रेंशिएशन, तो इस अलग की होने की वजह से, क्योंकि कुछ किसान गरीब थे कुछ अमीर थे, दे कुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ अ सोशलिस्ट मूवमेंट। तो उनको एक जगह तो नहीं डाला जा सकता था क्योंकि सब अलग अलग थे, कोई अमीर तो कोई गरीब, किसान तो थे लेकिन उसमें भी तो किसको जरूरत है किसको पता। द सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी वॉज लेटर डिवाइडेड ओवर द स्ट्रेटेजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पार्टी डिवाइड हो गई, सोशलिस्ट ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी, डिवाइड हो गई, और ये पार्टी दो पार्ट में डिवाइड हो गई। पहली थी वो बॉल्शेविक और दूसरी थी मेंशेविक। पार्टी के मतलब दो हिस्से हो गए, दो टांगे एक पार्टी की, किसकी? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की दो टांगे निकल गई, एक थी बॉल्शेविक एक थी मेंशेविक। व्लादिमीर लेनिन लेड द बोल्शेविक ग्रुप। अच्छा, जो बोल्शेविक पार्टी थी उसके लीडर कौन थे? व्लादिमीर लेनिन, ये लीड कर रहे थे पार्टी को। एंड बिलीव दैट इन अ रिप्रेसिव सोसाइटी, रिप्रेसिव सोसाइटी, सोसाइटी मतलब होता है जहाँ इतनी रुकावटें हैं, जहाँ इतने बंधन है,
तो इस सोसाइटी में द पार्टी शुड बी डिसिप्लिन, तो इस इतनी टफ सिचुएशन में पार्टी को डिसिप्लिन होना चाहिए। एंड शुड कंट्रोल द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ इट मेंबर, और जितने इसमें लोग हैं वो लिमिट में होने चाहिए, ऐसा नहीं किसी को भी आने दो, हट, ऐसा थोड़ी होता। अब जो दूसरा ग्रुप था मेंशेविक, द अदर सोशलिस्ट ग्रुप नेम द मेंशेविक एडवोकेटेड एंट्री फॉर ऑल इन द पार्टी, वो कहते थे जिसको भी पार्टी में आना आने दो रे, सबके लिए गेट खुले हैं, आवा दो आवा दो आवा दो आवा दो आवा दो आवा दो। तो बोल्शेविक कहते थे न न न न, मेंशेविक कहते थे हैं। 1905 रेवोल्यूशन, 1905 का दंगा, किस किस को कर दिया नंगा। सॉली बेटा, माइंड माई लैंग्वेज। लिबरल्स इन रशिया वांटेड द एबोलिशन ऑफ ऑटोक्रेसी ऑफ द जार। लिबरल जो थे रशिया में खुली सोच वाले, वो चाहते थे कि जो ऑटोक्रेसी जार की, जो जार की पावर है वो खत्म हो जाए। एबोलिशन यानी खत्म हो जाए, ऑटोक्रेसी यानी पावर। किसकी पावर खत्म हो गया? जार जार ओ जार, निकलते तेरे औजार, मतलब निकल गए उसके औजार। जार को खत्म करो, लिबरल चाहते थे, यानी खुली सोच वाले। खुली सोच वाले थे तो वो डेमोक्रेसी और अच्छी गवर्नमेंट चाहते थे। जार को तो वो पिछवाड़े पे लात मार के निकालना चाहते थे। 1905 में लिबरल के साथ भाई साहब देखो कौन कौन मिल गए, लिबरल्स एंड द सोशल डेमोक्रेट्स एंड द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज, उसके साथ पीजेंट, फिर उसके साथ वर्कर। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की भाई साहब। इन्होंने बोला कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, जार बोलते हैं ना 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 ना, ए बोलते हैं हैं। तो लिबरल्स के साथ कितने लोग मिल गए? सोशल डेमोक्रेट्स यानी जो डेमोक्रेसी चाहते थे, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी जो बदलाव चाहते थे, पीजेंट जो किसान थे, वर्कर्स जो मजदूर थे या जो काम करने वाले थे, इन्होंने बोला हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। अब भाई कॉन्स्टिट्यूशन में तो रूल रखे रहते हैं और जार को रूल चाहिए नहीं, जार के हिसाब से रूल चलने चाहिए, जार ऐसा चाहता था। अब यहाँ पे हो गई धड़ 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 धड़। देवर सपोर्टेड बाय नेशनलिस्ट इन द एम्पायर। अब इनको भी सपोर्ट कौन कर रहा था, इन लिबरल फिबरल इन सबको, जो सेकंड पॉइंट में लेके इनको सपोर्ट कर रहे थे नेशनलिस्ट, जिनके अंदर देशभक्ति थी। और दूसरे कौन सपोर्ट कर रहे थे? जेडिडिस्ट। सर ये जेडिडिस्ट क्या है? नेशनलिस्ट तो चलो देशभक्त होते, जेडिडिस्ट क्या है? ये बेटा मुस्लिम वाले लोग हैं, जो लोग मुस्लिम लाना चाहते थे, इस्लाम लाना चाहते थे, तो वो भी सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ जार की तो माँ बहन होनी है। तो जेडिडिस्ट कहाँ रहते थे? वहाँ पे मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज, तो जेडिडिस्ट भी सपोर्ट कर रहे थे और नेशनलिस्ट भी सपोर्ट कर रहे थे। क्या बात है, नेशनलिस्ट जेडिडिस्ट इनको सपोर्ट कर रहे थे। अच्छा, कारण क्या थे? रेवोल्यूशन हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ, तो इतना ज़रूरी कैसे हुआ? द डिसमिसल ऑफ 4 मेंबर ऑफ द असेंबली ऑफ रशियन वर्कर एट द पुटिलोव आयरन वर्क कॉल्ड फॉर इंडस्ट्रियल एक्शन। 4 लोगों को जो कि मेंबर थे असेंबली ऑफ रशियन वर्कर के, उनको एक जगह से निकाल दिया। वो जगह थी पुटिलोव आयरन वर्क। अब जरूरत थी इंडस्ट्रियल एक्शन, अब तो दंगा होना ही था। तो जिन 4 लोगों को निकाला गया था नौकरी से, वो कहाँ के मेंबर थे? किसी बार क्लब के थे क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं। वो थे असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स के मेंबर। अब तो भाई साहब दंगा होना था, ब्लडी संडे, खून खराबे वाला संडे, खून पे खून, मौत पे मौत, ए भगवान उठा ले। ओवर 1,10,000 वर्कर्स इन सेंट पीटर्सबर्ग, ये इंडस्ट्रियल एरिया है, ये लोग इन स्ट्राइक पे चले गए। डिमांडिंग द रिडक्शन इन द वर्किंग डे टू 8 आवर्स, ये चाहते थे जो वर्किंग आवर्स है 8 घंटे क्यों भाई, हम 10 10 12 15 घंटे काम नहीं करेंगे। एंड इंक्रीज इन वेजेस एंड इंप्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशन, और दूसरा कारण था हमारी सैलरी बढ़ाओ। तीसरा कारण था वर्किंग कंडीशन, मतलब हमारे ये जो वर्किंग कंडीशन है वो सुधारो। इन 1905, एक संडे की बात है, किसी को बताना मत, द प्रोसेशन ऑफ वर्कर, एक जुलूस निकल रहा था वर्कर का, एक संडे की बात है। और उसको लीड कौन कर रहे थे? फादर गैपॉन। ये लोग विंटर पैलेस, मतलब गवर्नमेंट की बिल्डिंग थी, वहाँ पे पहुँच गए, जो विंटर पैलेस यानी जार का था। इन ऑर्डर टू प्रेजेंट अ पेटिशन, मतलब अपनी बात रखने ये लोग पहुँच गए। बट दे वर अटैक्ड, वहाँ पे पुलिस ने और कॉसेक्स यानी पुलिस के लोगों ने और पुलिस ने, मतलब जो सेना थी, उन्होंने मारना शुरू कर दिया। धड़ 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 धड़। ओवर 100 वर्कर्स वर किल्ड एंड अबाउट 300 वुंडेड। भाई साहब इसमें 100 वर्कर्स किल हो गए, 100 वर्कर्स को मार दिया गया, और 300 वुंडेड, और 300 लोग जख्मी हो गए। इस इंसिडेंट को कहा जाता है ब्लडी संडे, और यही रिस्पॉन्सिबल था रेवोल्यूशन के लिए। 1905 रेवोल्यूशन, दंगा हो गया था भाई उस दिन, इतने लोग किल हो गए।
Strikes took place all over the country, universities closed down, and student bodies staged walkout complaining about the lack of civil liberty. हर जगह स्ट्राइक हो गई, दंगे पे दंगे हो गए वहाँ पे कंट्री में. यूनिवर्सिटीज क्लोज हो गई, सारे कॉलेजेस बंद हो गए. स्टूडेंट बाहर निकलने लग गए, दंगा करने लग गए. वो कह रहे हैं हमारे लिए तो सिविल लिबर्टी है ही नहीं, मतलब सिविल लिबर्टी हमें तो कोई अधिकार ही नहीं है, लोगों को ऐसे कैसे मारा जा सकता है. बहुत बड़ा दंगा हो रहा था. Lawyer, doctor, engineer, other middle class worker established the Union of Union and demanded a constituent assembly. लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर और जो सारे मिडिल क्लास के लोग थे उन्होंने यूनियन ऑफ यूनियन यानी ग्रुप पे ग्रुप बनाना शुरू कर दिए और बोला अब कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए. और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक असेंबली यानी एक ग्रुप बनेगा, उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो जार ने बोला चल ठीक है. जार की भी अब फटके हाथ में आ चुकी थी. डार भी बोला नहीं 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 ठीक है ठीक है. तो जार ने बना दी एक कंसल्टेटिव पार्लियामेंट जहाँ पे लोग बैठेंगे और डिस्कशन होगा. उसका नाम था डूमा. तो जार ने क्या बनवा दी, इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट. और डूमा मतलब यहाँ पे जार जार की बातों को देखा जाएगा वो सही है या नहीं. तो उसका नाम कितना फनी था ना, डूमा 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 डूमा. द जार डिड नॉट वॉन्ट एनी क्वेश्चनिंग ऑफ हिज अथॉरिटी और एनी रिडक्शन इन हिज पावर. पर जार नहीं चाहता था कि कोई इससे क्वेश्चन पूछे और उसकी पावर कम हो. क्यों चाहेगा कोई राजा. ही डिसमिस द फर्स्ट डूमा विद इन 75 days. पहली डूमा खत्म हो गई 75 दिनों में. फिर दूसरी डूमा आई 3 महीनों में. अब उसने डूमा के जो लॉज थे वही बदल दिए, डूमा के लॉज ही बदल दिए. और तीसरी डूमा भी बना ली, मतलब दूसरी भी खत्म कर दी और तीसरी डूमा भी बना ली. और तीसरी डूमा में कौन भरे हुए थे, कॉन्जर्वेटिव यानी पुरानी सोच के लोग. सर पुरानी सोच के लोग क्यों भरे होते, क्योंकि वो कोई बदलाव ही नहीं चाहते थे. जार को जो करना है करने दो, वो कहते थे जार को जो करना है करने दो. और इस डूमा से इस जो थर्ड डूमा बनी, इसमें से लिबरल्स और रेवोल्यूशनरीज को बाहर निकाल रखा था. मतलब यहाँ पे ना लिबरल्स अलाउड थे ना रेवोल्यूशनरीज. मतलब जो सोच रखते थे कुछ नया हो ऐसे लोग अलाउड ही नहीं थे इस डूमा में. इस डूमा में सिर्फ पुरानी सोच के लोग थे, कॉन्जर्वेटिव. ओके बच्चों, तो चलते हैं अपन, दुआ में याद रखना, फिर मिलते हैं जल्दी, बाय बाय.